आपके लिए पेश है एक सबसे बढ़िया लेक्चर जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर को। तो हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, तो फिर भी मैं इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करता हूं सिर्फ आपके लिए। तो चलो कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे और आज का हमारा जो सेशन है वो आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं विद द सेल। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे एक यूनिट बोलेंगे हम। सेल को यूनिट क्यों बोला जाता है? तो सेल मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड एक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बनती है। किससे बनती है? सिंगल सेल से बनती है। और यही सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। जो सेल है सिंगल सेल हो तो वो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है। अगर वही सेल बहुत सारे सेल को एग्रीगेट कर कर एक ऑर्गेनिज्म बनाती है तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मतलब सेल में इतनी ताकत है कि वो इंडिविजुअल खुद का एग्जिस्टेंस दिखा सकती है, या फिर वो बहुत से सेल्स को एक साथ लेकर एक यूनिट बनाएंगी जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। तो उसी सेल को हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। अगर सिर्फ एक सेल से बनती है, सिर्फ एक सेल सिंगल सेल से अगर एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक। बायोलॉजी के हर एक वर्ड में मीनिंग भरा हुआ है। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल्स। एक ही सेल से अगर एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर मल्टीपल सेल से बनी हो, मल्टीपल सेल से अगर एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। क्या बात है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? देखो, एक सेल खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल भी इंडिपेंडेंट है। हम तो तब भी अभी तक हमारे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। हमें खुद के पैरों पर खड़ा रहना है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करेंगे तो आप भी आगे जाकर इंडिपेंडेंट बनोगे, आप खुद कमा सकते हो। तो चलो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलो टॉपिक के पास आते हैं। सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मतलब उसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सेल के पास खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। वो खुद सरवाइव कर सकती है, वो खुद का खाना खुद अवेलेबल करा सकती है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हो सकते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, खुद का खाना खुद सिंथेसाइज करेंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट है। दे अटैक ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। सो दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स नेचर में पाए जाते हैं। तो जो भी लाइफ प्रोसेसेस सेल के अंदर होती है, ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस वो खुद, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो वो खुद के अंदर करेगा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो बहुत से सेल्स मिलकर उनके लाइफ प्रोसेसेस करेंगे। ठीक है, चलो एक साथ हम पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसमें सेल्स इन्वॉल्व हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, सो ये सारी चीजें इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ूंगा। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। हम आप कुछ बातें सेल थियरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल थियरी एक ऐसी थियरी है जिसमें कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। उन साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर स्टडी करने के बाद उन्हें ये बात पता चली थी कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो सेल्स है। मतलब हर एक, अभी तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, बट उस टाइम जब साइंटिस्ट इन चीजों पर स्टडी कर रहे थे उन्होंने ये सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया और उन्हें ये बात पता चली, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना है? तो बेसिक यूनिट से बना है, जिसे हम बोलेंगे सेल्स। चलो कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है ये एक बार हम ध्यान से देखते हैं। अब महाशय ने प्लांट सेल्स पर स्टडी की थी। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, छोटे से छोटे ग्रासेस हो या लार्जर कोई ट्रीज हो, हर एक प्लांट को उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें ये बात पता चली कि हर एक प्लांट जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है
वो एक तरह के सेल से बना है जिसके ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम सेल वॉल बोलेंगे। मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड शेप के वो सेल्स होंगे जिनको उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने कहा ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बेसिक यूनिट्स दैट इज सेल्स। ओके, सो दूसरे जो साइंटिस्ट हैं अलग अलग एनिमल्स बॉडी पर स्टडी कर ली और उन्हें ये बात पता चली कि जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सभी भी एक बेसिक यूनिट से बने हैं, उन्हें हम सेल्स बोलेंगे। हालांकि जो स्क्लेडन ने स्टडी किए प्लांट सेल्स थे उनसे एनिमल सेल्स थोड़े से डिफर कर रहे थे, बट वो भी सेल्स से बने थे और जो स्क्लेडन ने स्टडी किए प्लांट सेल्स थे वो भी सेल्स से ही बने थे। मतलब एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों ही सेल्स से बने थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी डिफाइन की, डिस्कवर की। तो उन सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स अगर हम देखें तो उन्होंने ये कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये बात तो हम भी अब तो हम जानते हैं, बट उस वक्त जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे उस वक्त ये बातें ज्यादा पता नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नेचर में एग्जिस्ट करता है वो किससे बनता है? सेल्स से बनता है। क्या बात है, उन्होंने उस वक्त कही हुई ये बात है। और उसका एक पोस्टुलेट क्या था? सेल इज द बेसिक यूनिट, एक यूनिट है ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब वही सेल है जो उनका बेसिक यूनिट है, जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और उनमें जो भी फंक्शन है वही बेसिक यूनिट करेगा। तो इन दो पोस्टुलेट से उन्होंने एक सेल थ्योरी डिफाइन कर दी। बट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हम बोलेंगे कि आपको रुडोल्फ विरकॉव। रुडोल्फ विरकॉव साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट की जो भी डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी ध्यान से पढ़ ली। उन्हें ये बात तो पता चल गई कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनता है, बट उन्होंने क्या किया, जो भी सेल्स थे उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। तो जब वो एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा था, इस तरह से एक सेल थी, अब वही सेल जब माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखी तो थोड़ी देर बाद वही सेल इस तरह से दो सेल्स में डिवाइड होने लगी। और कुछ देर बाद जब उसने वही सेल को प्रॉपर्ली देखा तो वही सेल दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गई। तो उसने कहा, स्क्लेडन और स्केवन से ये बात कही उसने कि अगर आपकी थ्योरी ये बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं, तो मेरे पास एक ऐसी डिस्कवरी है जो बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी सेल्स हैं वो कैसे अराइज होते हैं। तो उसने कहा कि आप दोनों की जो सेल थ्योरी है उसमें मेरा एक छोटा सा पोस्टुलेट ऐड कर दो भाई, जो कहता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ और अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दिया था रुडोल्फ विरकॉव ने। जो साइंटिस्ट का नाम है वो क्या है? रुडोल्फ विरकॉव। उसने कहा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स कहां से अराइज होते हैं? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। उसी को अगर हम देखें तो वो स्टेटमेंट उसने जो दिया था वो था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये वाला स्टेटमेंट उसने दे दिया, जिसका मतलब है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल से बनता है वो जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। पहले प्रेजेंट रहने वाली सेल ही डिवाइड होकर अलग अलग सेल्स को डेवलप करती है। ये तीनों ने मिलकर उस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और ये तीन पोस्टुलेट्स जो आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों पोस्टुलेट्स सेल थ्योरी को डिफाइन करते हैं। तो क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखो। सबसे पहले स्केवन ने और स्क्लेडन ने इन दोनों ने मिलकर प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया, उससे उन्होंने एक सेल थ्योरी दे दी और रुडोल्फ विरकॉव ने उस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और बोल दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसी का मतलब जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है। क्या बात। चलो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब जो सेल्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट है उसकी कोई स्पेसिफिक साइज होनी चाहिए। क्या वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल की साइज
चेंज होगी या वही रहेगी, ये सारी बातें हमें। तो सेल साइज वेरी ग्रेटली, सेल की साइज क्या होती है, ग्रेटली वेरी करती है, किसके साथ, विद द साइज एंड शेप ऑफ द सेल। सेल का शेप क्या है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज क्या है, उस अनुसार सेल की साइज चेंज हो सकती है। ओके, मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, हमें पता है माइक्रोस्कोपिक मतलब जो खुली आंखों को नजर ना आए उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। जिस सेल्स को या जिन सेल्स को देखने के लिए हमें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप। सो जिन सेल्स को हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उनकी साइज हो सकती है 1 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, और लार्जेस्ट सेल जिसे हम ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर, जो आपकी स्केल होती है ना 15 सेंटीमीटर की, उसमें से 10 सेंटीमीटर अगर आप पकड़े तो 10 to 12 सेंटीमीटर के रेंज में ऑस्ट्रिच एग सेल पाई जाती है, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल मतलब माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा उसी को हम बोलेंगे पीपीएलओ। क्या बोलेंगे, पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं। माइकोप्लाज्मा मतलब ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके ऊपर कोई सेल वॉल ही नहीं, मतलब बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, दैट इज रेफर्ड एज माइकोप्लाज्मा एंड दैट इज आल्सो रेफर्ड एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसकी साइज रेंज होती है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। देखिए 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, इतने छोटे सेल्स हैं जो कि वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स माने जाते हैं। ठीक है, सो ये वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है, देखो माइकोप्लाज्मा। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, ऑस्ट्रिच एग। ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि सबसे वर्ल्ड में के सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल को पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको अलग अलग सेल्स दिखाए गए हैं और उनके साइज रेंज भी बताए गए हैं। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। माइकोप्लाज्मा की सेल साइज अगर हम देखें तो 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर आएंगे। सबसे छोटी, वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, उसकी साइज रेंज क्या होगी, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको शायद ही 1 to 3 माइक्रोमीटर रेंज बताई जाएगी, बट बैक्टीरियल साइज रेंज हम देखते हैं कि 1 to 5 माइक्रोमीटर तक दिखाई दे सकती है। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है, हमें शेप भी पता होंगे, कोकस लाइक बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड लाइक बैक्टीरिया, स्पाइरलम बैक्टीरिया। ये अलग अलग बैक्टीरिया, उनकी साइज जो होगी वो अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड देयर फंक्शंस वो अलग अलग होगी। जो लोकेशन पर वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उस हिसाब से वो वेरिएबल हो सकते हैं। एनिमल सेल अगर हम बोले तो 10 to 30 माइक्रोमीटर तक भी हमें एनिमल सेल्स दिख सकते हैं। ये लार्ज सेल की बात हो रही है, मतलब साइज की बात हो रही है। ओके, और प्लांट सेल देखें तो प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़े से बड़े होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड वैक्यूल्स। वैक्यूलर सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट सेल ये एनिमल सेल से थोड़ी सी साइज में लार्जर पाई जा सकती है, गलत नहीं होंगे। चलो बढ़ते हैं अगली कंसेप्ट की तरफ। अब सेल की शेप भी हो सकती है, राइट। सेल की क्या हो सकती है, शेप भी हो सकती है। अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। तो देखते हैं हम कि अलग अलग सेल्स कौन सी शेप के हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये स्फेरिकल शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं। हम कभी भी जब भी बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं तो जब भी हम बैक्टीरियल सेल पढ़ते हैं तब हमें वो बैक्टीरियल सेल इस तरह से सर्कुलर शेप्ड दिखते हैं। सर्कुलर मतलब स्फेरिकल। कोकस बोलेंगे। बैक्टीरियल सेल्स किस टाइप के होते हैं, कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस, ये बैक्टीरियल सेल्स है जिनका शेप स्फेरिकल शेप का होता है। चलो, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, कॉलमनार इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम, इस तरह के अलग अलग क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे, कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे, स्पिंडल शेप्ड सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी। और ये डिस्क शेप्ड सेल, अब ये अंदर से आपको जो दबी हुई सेल दिख रही है जिसे हम बाइकॉन्केव बोलेंगे। ये जो कॉन्केव सेल है ये है रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी सेल बोलते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो भी मैच्योर आरबीसी सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, और इसी वजह से उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि भर भर कर आरबीसी का एक शेप जनरेट करता है। उस शेप को हम बोलेंगे
पाई कॉनकेव शेप्ड डिस्क शेप्ड आरबीसी सेल्स, ओके, जो कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करने में काम करते हैं। ये होगी अपनी ब्रांच सेल, जिसे हम नर्व सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नर्व सेल। और इसी सेल को हम लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल अगर कोई होगी तो वो नर्व सेल होगी, ठीक है। अगर हम साइज में देखें तो अगर हम पिछले सेशन में जाएंगे तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड कौन सी होगी? तो ऑस्ट्रिच एग होगी। अगर हम बोले स्मॉलेस्ट अगर बोले तो क्या होगी? माइकोप्लाज्मा। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की अगर हम लार्जेस्ट सेल बोले तो वो होगी फीमेल ओवम या एग सेल। और ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल अगर हम बोले तो वो होगी स्पर्म सेल। कौन सी होगी? स्पर्म सेल। सो ये भी बातें कुछ हमें याद रखनी। लॉन्गेस्ट सेल या लार्जेस्ट सेल या स्मॉलेस्ट सेल, ये सारी बातें हमें जरूरी हैं। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होइए। अगर ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाए तो लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल और लार्जेस्ट सेल है फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम और एग सेल, ओके। सो ये भी बातें आप याद रखो। टाइप्स ऑफ सेल में हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों तरह के सेल्स हम स्टडी करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ही नहीं है, और क्या नहीं होगा? तो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे। और जिनके पास है, ये महाशय है यूकैरियोटिक सेल, राइट। इनके पास क्या है? इनके पास सब है, इनके पास धन है, सब है। और जिनके पास नहीं है उन्हें बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब नॉट डेवलप्ड। प्रो का मीनिंग क्या होता है? प्रो मतलब नॉट डेवलप्ड। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। देखो क्या मतलब भी इसके अंदर ही छुपा है। प्रो मतलब नॉट डेवलप्ड और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। जिनके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है उन्हें हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यू मतलब डेवलप्ड। देखो जान लो, यू मतलब क्या? डेवलप्ड। जिनके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है या सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन्हें हम बोलेंगे यूकैरियोटिक यानी कि डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक मतलब नो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी उनका सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो फोल्डेड फॉर्म में होता है। और जिस रीजन में प्रेजेंट होगा उसे हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलेंगे। और जो फॉर्म में वो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोइड फॉर्म, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एग्जांपल हो गए उसके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या बोलेंगे? ब्लू ग्रीन अलगी, ओके, BGA। और यूकैरियोटिक में उसके पास ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। और उसके एग्जांपल्स आएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और प्रोटिस्ट। ये सारे ऑर्गेनिजम्स मोनेरा, किंगडम मोनेरा के बाद के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है। और जो मोनेरा है, मोनेरा ग्रुप, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होंगे। एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एग्जांपल होंगे उसके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन, माइकोप्लाज्मा, जनरली 0.1 to 5 माइक्रोमीटर। अब 0.1 मतलब जो कि माइकोप्लाज्मा को भी उसी प्रोकैरियोटिक सेल में वो काउंट कर रहे हैं। और जो भी 5 माइक्रोमीटर, ये बैक्टीरियल सेल साइज की रेंज है। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट। जो बैक्टीरियल सेल्स है वो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले लाइफ फॉर्म जो जनरेट हुआ था वो इसी फॉर्म का था, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का था। इस सेल को अगर आप प्रॉपर ध्यान से देखें तो ये ही सेल है बैक्टीरियल सेल। इसमें सारे के सारे आपको सेल ऑर्गेनल्स या फिर रीजन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई देंगे। यहाँ पे सबसे बाहर वाला रीजन, जो ग्रीन कलर का रीजन आपको दिख रहा है, वो है कैप्सूल, उसे हम कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल के बाहर भी एक रीजन प्रेजेंट होता है। हम हर एक रीजन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे बाहर वाला जो रीजन होगा उसे हम बोलेंगे कैप्सूल, जो कि अगर लूज फॉर्म में कनेक्ट होगा
सेल वॉल के बाहर अगर लूज लेयर, जेली लाइक लेयर अगर प्रेजेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे स्लिम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लिम लेयर। अगर टाइट प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे कैप्सूल। जो भी लेयर है वो टाइटली प्रेजेंट होगी तो उसे बोलेंगे कैप्सूल, और लूज बाउंडेड होगी तो स्लिम लेयर। उसके बाद होगा सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं वो 70s टाइप होते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। पिला एंड फिमरे भी होते हैं और फ्लैजेलम भी होता है। इस तरह से इतना अनोखा ये सेल का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जितने ज्यादा बच्चों को आप जोड़ सकते हैं इस चैनल से जुड़िए, जिससे ये चैनल ज्यादा ग्रो होगा और इसका फायदा आप ही को होगा और ये बैच आखिर तक चलती रहेगी। सो धन्यवाद, थैंक यू। आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन।